हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स से लगी पांचाल में। बच्चों, सीबीएसई ने कुछ दिनों पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सैंपल पेपर रिलीज किया था। आज हम उसी सैंपल पेपर को करेंगे। उस सैंपल पेपर में आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपके दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट के 1 से 16 तक क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना सभी कंसेप्ट पर और सभी क्वेश्चंस पर। बच्चों, इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछा जाएगा। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं अपने सेक्शन ए का, पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट। उसमें 1 से 16 तक आपके क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना। आज मैं ये सभी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो ध्यान रखना किस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो आपका पार्ट ए में सेक्शन फर्स्ट है, 1 से 16 तक क्वेश्चन है, वे एक एक नंबर के हैं, तो ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपको स्टेप मार्किंग के थ्रू कैसे आपको अपना आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपके स्टेप मार्किंग के थ्रू कोई नंबर ना कटे और आपको फालतू का भी कोई स्टेप नहीं लिखना है, ताकि आप ये सोचो कभी हमारे नंबर स्टेप मार्किंग न काट ले, ठीक है। तो 1 से 16 तक क्वेश्चन रहेंगे ये आपके, ठीक है बच्चों। तो जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास में एक 156 नंबर दिया गया है और उसको ये बताया गया कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आपको राइट करना है। राइट 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो बच्चों, मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं, एनसीईआरटी के भी कराए हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर होते क्या है। मैंने आपको अच्छे से बताया है अपनी क्लास में, ये क्लास तो हमारी हो गई है, कि प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं। वो नंबर जो अपने और एक से कटे, वो नंबर जो जिसके दो फैक्टर होंगे, एक तो है खुद और एक वन नंबर, ठीक है, वन डिजिट। क्या बताया, एक तो वन होगा और एक वह खुद नंबर इटसेल्फ कह देंगे हम उसको। यदि आप 5 के प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स करो आप, तो एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, वह खुद होगा। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं वे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो भी मैंने आपको बताया था। क्या बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका, वो 1 नहीं होता, वो 2 होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि 1 क्यों नहीं होता। यदि आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वाली वीडियो में देखो, रियल नंबर्स वाली में, ठीक है। आइए अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं 156 ऐसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। ध्यान देना बच्चों, जब हम 156 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, 7 8 39 और आपके कितने आएंगे, 3 13 और फिर आपका 13 1। तो जब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में एक्सप्रेस करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13 और आगे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा, यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से यदि आप करते हो तो आपके नंबर मिल जाएंगे। यदि आप ये दिखाते हो तो अच्छी बात है, नहीं दिखाओगे तो भी सही बात है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। केवल आप इतना करके आ जाना, ठीक है। ये 2 स्टेप आप लिख दोगे तो भी आपके एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है आपका वो देखना। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ व्होज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। सम ऑफ जीरोज दिया गया है आपको 2 और प्रोडक्ट दी गई है आपको -8। ये जो बच्चे सैंपल पेपर में करा रहा हूँ वो ये सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है। 1 से 16 तक हम करेंगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हम अपना सैंपल पेपर कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो सम ऑफ जीरो तो 2 दे रखा है, प्रोडक्ट आपको -8 दे रखा है। जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि हमारा कांस्टेंट रहता है x² - सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये हमारा एक जनरल स्टेटमेंट रहता है जिसके थ्रू हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसका आंसर हमें मिल जाएगा। k इज ए कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, s इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज जो हमें 2 दे रखा है इनटू वेरिएबल x की प्रोडक्ट प्लस p हमारे पास में कितना है -8। तो k एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इस तरीके से आप अपना आंसर लिख दोगे ये 3 स्टेप में, तो इस तरीके से आपके एक नंबर पक्का हो जाएगा। आपके स्टेप मार्किंग कोई भी नंबर नहीं काटेगी। यदि आप ये नहीं लिखते तो आपका 0.5 नंबर कट हो जाएगा। इसको आप जरूर लिखना, जनरल स्टेटमेंट कर देना आगे, ठीक है। इस तरीके से यदि आप लिखते हो 3 स्टेप में तो आपके कंप्लीट 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ये स्टेप गायब करते हो तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ध्यान रखना। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन आपको ये बताता है बच्चों, इस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में भी, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा इस बार। तीसरा क्वेश्चन है कि HCF दे रखा है आपको 2 नंबर का, HCF 96104 का क्या दे दिया 4, और आपको LCM निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको LCM। बच्चों यहाँ पर जो आप सस्पेंस रख रखा है एग्जामिनर ने, वो ये रख रखा है आपको ऐसे करके नहीं दिया कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 4, द नंबर्स आर 96104, तो फाइंड द LCM। उसने थोड़े सा लाइन गायब किया है, थोड़ी सी डेफिनेशन जो है लाइन की गायब की है। आपको डायरेक्ट इस तरीके से करके दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके 2 नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, ये इन दोनों का HCF है 4। इसका हमें LCM निकालना है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, एक जो जनरल स्टेटमेंट हुआ करता था आपका वो ये था, HCF और LCM की प्रोडक्ट वो किसके बराबर होती है, पहले और दूसरे नंबर की प्रोडक्ट के बराबर। तो HCF कितना है 4, LCM हमें निकालना है। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या है 96 और 104। जब आप इन सभी को सोल्व करोगे तो 4 से 104 कितनी बार जाएगा, सेकंड नंबर है 104, 404, ये आपका 404 है। 101 टाइम्स, तो जो आपका LCM होगा वो 96 इंटू 101 क्या आएगा। एक बात और, आप प्रोडक्ट किस तरीके से करते हो ये भी याद रखना। यदि 96 की प्रोडक्ट 101 में करते हो तो पहले तो आप 96 की प्रोडक्ट 100 में कर देना, ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड है। कितना आएगा 9600, फिर एक बार और चलाना तो कितना आएगा प्लस 96 ऐड हो जाएगा, तो इसमें 96 डायरेक्ट ऐड कर देना, तो 9696 इसका आंसर हो जाएगा। जो आप कंफ्यूज हो सकते हो आपकी कैलकुलेशन कहाँ पर गड़बड़ा सकती है, ध्यान रखना। यदि आप 4 इंटू LCM कर रहे हो तो 96 इंटू 104, ठीक है। तो LCM जो है यदि आप 4 से 14 बार काटते हो, कितना 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार कटेगा। फिर आप 104 की मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपकी जो मल्टीप्लाई होगी, कैलकुलेशन होगी, वो लेंथी हो जाएगी। आप इस तरीके से करोगे तो आसान पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर, ठीक है। जितना अच्छा कैलकुलेशन करके जाओगे अपना पक्का, उतने ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मैथ्स जो है आपका कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करता है। अब आपका एक और बात, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें चॉइस दी गई है, ठीक है। इसमें आपकी चॉइस दी गई है। चॉइस में क्या कह रखा है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपकी बुक में है, डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। और मैंने इसमें पहले भी आपको बता रखा है, अच्छे से समझा रखा है, तो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। वो ये कहता है कि आपके पास में x माइनस 2y इजिकल्स टू 0 दो इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इजिकल्स टू 0। आपको ये बताना है ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट सोल्यूशन देगी
या इनकंसिस्टेंट। देखो बच्चों, जो आपका एग्जामिनर है वो किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर रहा है। कंसिस्टेंट में आपकी दो कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट में आपकी एक कंडीशन होती है। वो कौन कौन सी है वो मैंने आपको पहले ही बता रखे है, लेकिन अब भी हम पढ़ लेंगे। कंसिस्टेंट में आपकी नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी आपकी क्या कंडीशन है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट में आपका है नो सॉल्यूशन। इनके जनरल स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यदि हमारे पास में दो इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो जो यूनिक सॉल्यूशन है वो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इन सभी के रेशियो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। और जो आपका नो सॉल्यूशन है वो क्या देगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये आपका नो सॉल्यूशन देगा। तो इस हिसाब से अपना आंसर कर लेना, अपना सॉल्यूशन कर लेना। यदि हम देखते हैं 1/3 इक्वल्स टू -2/4 इक्वल्स टू 0/-20, तो ये हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमारा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू है b1/b2। ठीक है, तो ये हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा, याद रखना। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन यदि आप लिखते हो तो और अच्छा रहेगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब आपका आता है 5th क्वेश्चन। बच्चों जो आपके कंसेप्ट है ना वो 1 से 16 तक आपके पता लग जाएगा कि आपने कितना डीप पढ़ा है अपना मैथ। ठीक है, जो बाकी के 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन वो तो लेंथी होते हैं, उसमें तो आप थोड़ा बहुत लिख के भी आ जाते हो, लेकिन जितना ज्यादा अच्छा डीप से पढ़ा है वो 1 से 16 तक आपको पता लग जाएगा कि आपने अच्छे से मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। एग्जामिनर केवल अपने कंसेप्ट के थ्रू आपके कंसेप्ट जानना चाहता है कि आपने कितना अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा है, कितना अच्छे से अपना 10th का मैथ्स पढ़ के आए हो एग्जाम में। अब आपका आता है 5th क्वेश्चन। इसमें ये बताया है यदि ए और बी आपके कोप्राइम्स है तो इनका आपको एचसीएफ निकालना है। देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एचसीएफ भी बता रखा है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मैंने आपको एलसीएम भी बता रखा है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोप्राइम नंबर भी मैंने आपको बताया है, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर वे 2 नंबर होते हैं, वे ऐसे नंबर जो आपस में ना कटे, एक दूसरे के फैक्टर न हो, केवल और केवल उनका एक ही फैक्टर हो। कौन सा फैक्टर होना चाहिए, 1। ठीक है, 5, 4 ले लो आप, तो ये आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम कैसे है, क्योंकि इनका एक ही फैक्टर है, केवल 1। तो इस तरीके से यदि हमारे पास में कोई भी 2 नंबर है कोप्राइम, तो उनका एचसीएफ आदि आपको निकालना है तो 1 होगा। आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी डिजिट दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि इनका जो है कोप्राइम्स का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। कंफ्यूजन करने के लिए आपको क्या दे सकता है, 10 दे देगा, 3 दे देगा। ये कोप्राइम नंबर है, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। यदि ये बड़ी डिजिट देना चाहते हैं आपको तो 1000 करके दे देगा, 333 करके दे देगा। बताओ यदि ये दोनों कोप्राइम्स नंबर है तो इनका एचसीएफ आपको बताना है। तो यदि आपको अच्छे से अपना कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट 1 लिख कर आ जाओगे। यहाँ पर कोई एचसीएफ मत निकालने बैठ जाना इनका, क्योंकि कोई भी यदि हमारे पास में कोप्राइम्स नंबर है तो वो पक्का है, वो कन्फर्म है कि उनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक है, यदि हमारे पास में 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, यदि में आप सभी नंबर आपस में कोप्राइम्स है तो उनका एचसीएफ 1 होगा, याद रखना। अब आपकी बात आती है 6th क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, आपका जो 6th क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपको 6 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यदि आपके पास में एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है तो आपको इसका एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमारे पास में एक सर्किल है, पता है आपको, ये सर्किल होता है
इसका एरिया आप कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर। यदि इसका आधे का एरिया निकालते हो तो क्या करते हो, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू करते हो ना। मैंने क्या बताया, जो इसका पूरा का एरिया है, यदि इसका आधे का एरिया निकालते हो पाई आर स्क्वायर बाई टू करोगे, नहीं कि करोगे, करोगे। यदि आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का, सेक्टर क्या होता है, यानी कि सर्किल का ही छोटा हिस्सा सेक्टर आपका कहलाता है क्या, याद रखना। तो इस तरीके से यदि आपका ये एंगल 60 डिग्री है तो इसका आपको एरिया निकालना है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, इसको आपको फाइंड आउट करना है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो जो एरिया निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, 360 इंटू जो आपको एंगल दे रखा है वो एंगल। पाई कितना दे रखा है आपको, 22/7। यदि आपको दे रखा है तो वही लिखना। यदि पाई की वैल्यू आपको एग्जाम में दे रखी है तो 3.14, ये दे रखा है तो 3.14 लिखना है यहाँ पर बच्चों, अपने हिसाब से 22/7 नहीं लिखना, स्टेप मार्किंग आपके नंबर काट लेगी वहाँ पर। यदि नहीं दे रखा है तो जो भी आपकी मन मर्जी है वहाँ पर लिख देना। पाई की वैल्यू पोस्ट में 3.14 यदि आपने माना है तो 3.14, पाई की वैल्यू 22/7 यदि आपने माना है तो वहाँ पर 22/7 लिख देना, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब आपकी आती है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 6 इंटू 6 अपॉन 360 इंटू 6 इंटू 60 से 6 बाहर जाएगा, 6 से 6 बाहर जाएगा, 7 से 21, 3.14 होता है इंटू 6, 14 6 84 और 36 18। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यूनिट स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। एक और बात बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है, यदि आर की वैल्यू 6 यूनिट दे रखी हो और आपको एरिया निकालना हो तो जो एरिया आएगा वो 6 यूनिट स्क्वायर करके लिखना वहाँ पर। कभी आप 6 जो भी आएगा आपका एरिया, मान लीजिए 18.84 आया यहाँ पर, तो इस तरीके से यदि आपका एरिया आता है तो यूनिट स्क्वायर जरूर लिखना। सिंपल 18.84 मत लिख के आना, यहाँ पर भी आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, यही तो होता है आपका स्टेप मार्किंग, याद रखना। अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 7th क्वेश्चन। शायद इसमें चॉइस है बच्चों, देखते हैं। हाँ, इसमें चॉइस है। जो चॉइस है वो ये कहती है आपको, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो आपको पैरामीटर निकालना, वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। एक घोड़ा है, उसको रस्सी बंधी है 28 मीटर की। आपको ये बताना है कि वो घोड़ा कितने एरिया तक घास चर सकता है। ठीक है, हॉर्स कैन ग्रेज का मतलब होता है कि वो घोड़ा कितने एरिया तक जो है घास खा सकता है, वो आपको निकालना है। उसका पैरीमीटर आपको निकालना है, पैरीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर आपका घोड़ा है, ठीक है, उसके गले में 28 मीटर तक जो है रस्सी बंधी हुई है, तो कहाँ तक जा सकता है, जितनी वो लंबी रस्सी है यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, 28 मीटर तक जा सकता है, इधर जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो चारों तरफ घास खा सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो शेप बनेगी वो क्या, सर्किल बन गई, क्या सर्किल बन गई। तो जो अब उसका रोप है वही रेडियस का काम करेगी क्या, तो रेडियस यहाँ पर आपकी 28 मीटर हो जाएगी और आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। और सर्किल का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसकी सरकमफ्रेंस से। जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा उतना ही उसका पेरीमीटर होगा, याद रखना। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और आर आपका कितना होगा 28 मीटर, 7 चौक 28, 22 दूनी 44 गुण टू 4, तो कितना आ जाएगा 176 आपका आंसर आ जाएगा। क्या इस तरीके से आपको लिखना है, ये मीटर में है तो मीटर, पेरीमीटर में आपका मीटर ही लिखा जाता है, स्क्वायर एरिया में आपका यूनिट स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि आपको एरिया निकालना होता हो तो मीटर स्क्वायर लिखना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब आपकी बात आती है अगले क्वेश्चन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका, हॉर्स वाला, घोड़े वाला। अब आपकी बात आती है, फिगर पर दे रखा है आपको एक ट्रायंगल है आपके पास में, ए बी सी
ये पैरेलल है DE, ठीक है, दे रखा है आपको, गिवन है। एंगल ADE आपको दे रखा है 70, और एंगल BAC दे रखा है आपको 50। तो आपको एंगल ये निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी इसका बड़ा ही सिंपल है। बच्चों मैंने आपको बताया था यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और ये हमारी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को मीट कर रही है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से ये जो 70 है तो ये भी तो 70 होगा, ये आपस में बराबर होते हैं क्या पैरेलल लाइंस के, याद रखना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब ये 70 है, ये 50 है, ये 60 आ जाएगा क्या, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। 70 और 50 कितना होता है, 120, बचा कितना 60, तो ये एंगल आ जाएगा 60। ठीक इसी तरीके से यदि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा, तो ये भी आपका एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, याद रखना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और एक और क्वेश्चन है आपका जिसमें चॉइस है, या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप एक और क्वेश्चन है वो कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन है ये वाला चॉइस वाला, वो ये दे रखा है आपके पास में एक ट्राइंगल है ABC, उसमें ये बताया कि DE, AD आपका 2 सेंटीमीटर है और BD आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3.5 दे रखा है, ये आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको ये बताना है कि DE पैरेलल है क्या BC के, DE पैरेलल है क्या BC के। तो बच्चे आपकी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर डिपेंड करता है कि आपको वो पता है या नहीं पता है। वो ये कहती है थ्योरम, यदि इन दोनों का रेशियो AD अपॉन BD का रेशियो वो बराबर है AE अपॉन EC का रेशियो, यदि आपस में इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है तो वो ये कहती है कि DE इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ये आपकी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो 2/3 इक्वल्स टू 3.5 अपॉन 7 कितना आएगा, 35 दूनी 70, तो ये 1/20, तो 2/3 नॉट इक्वल्स टू 1/20, तो ये आपकी DE पैरेलल नहीं होगी BC के, ठीक है। यहाँ पर इतना लिख दोगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा।